हेलो फ्रेंड्स, एडुटेरिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं एडुटेरिया करंट अफेयर वार्षिकी 2024 का प्रैक्टिस नंबर 2 का डिस्कशन देखेंगे। और यह अभी मार्केट में लॉन्च किया गया है, इसे आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं। ठीक है, तो आपने यदि खरीदा है तो आप बुक रखकर पढ़ सकते हैं या पीडीएफ के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कि उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। एशियाई किंग गिद्ध आईयूसीएन रेड लिस्ट की सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के अंतर्गत शामिल किया गया है। यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑप्शन इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर द एशियन किंग वल्चर स्पीसीज विल बी एस्टैब्लिश्ड इन महाराजगंज, उत्तर प्रदेश। द एशियन किंग वल्चर इज लिस्टेड एट क्रिटिकली एंडेंजर्ड ऑन द आईयूसीएन रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज। यहाँ पे जानते हैं कि आईयूसीएन क्या करता है, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका फुल फॉर्म होता है। आप इसको याद रख सकते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसमें क्या हो जाएगा, फ्लोरा एंड फौना का ये कंजर्व करेगा, फ्लोरा एंड फौना। तो फौना क्या है, ये एनिमल स्पेसीज है, और फ्लोरा क्या है, तो ये प्लांट स्पेसीज है। इसके बारे में दोनों को ध्यान रखना है। ठीक है, फ्लोरा क्या हो जाएगा, एनिमल स्पेसीज, एनिमल हो जाएगा यानी जीव जंतु की प्रजाति, और फौना क्या है, तो प्लांट्स स्पेसीज है। ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखना है। और एशियन का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो ये हेड क्वार्टर है ग्लैंड में। कहाँ, ग्लैंड। और ये कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है कब, 1948 में होती है, 5 अक्टूबर 1948 को। और ये क्या करती है, रेड लिस्ट जारी करती है। क्या, रेड लिस्ट जारी करती है, यानी कि रेड लिस्ट में ये कंजर्व करती है कि वैसे जीव जंतु या पेड़ पौधे की प्रजाति जिसका अस्तित्व खतरे में है उसको ये संरक्षित करने का प्रयास करती है। जैसे इसमें वल्नरेबल, ठीक है, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड यानी संकटग्रस्त, वल्नरेबल या फिर एक्सटिंक्ट या फिर रेयर या क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेसीज को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, और साइट्स, एक साइट्स होता है यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड फॉर एंडेंजर्ड स्पीसीज, साइट्स का फुल फॉर्म होता है। और इसी के थ्रू क्या करता है, ये वैसे स्पीसीज, प्लांट या ये पेड़ पौधे या जीव जंतुओं के स्पीसीज जिसका अस्तित्व खतरे में है उसकी ये संरक्षण प्रदान करता है। वैसे कि ये ट्रेड, व्यापार संबंधी देखभाल करता है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं कि इसमें दोनों स्टेटमेंट सही सही दिया गया है, तो बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गिद्धों की एशियाई किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र बनाया गया है। आपको इसके पहले आपको बता दें कि क्या हुआ था कि 2000 के आसपास, 2002 के आसपास क्या होता है कि ये डाइक्लोफेनाक नामक क्या होता है, इसमें देख सकते हैं डाइक्लोफेनाक क्या आता है कि ये दवा दी जाती थी, किसमें, दवाओं मवेशियों में इस्तेमाल की जाती थी दूध निकालने के लिए। क्या होता है, फिर क्या होता है कि ये गाय, जब मवेशी मर जाते हैं उसके बाद उसको खुले स्थानों पे छोड़ दिए जाते हैं, जिस कारण से क्या होता है, जब गिद्ध इसका मांस खाते हैं तब क्या होता है, उसके थ्रू बायोमैग्निफिकेशन एक प्रोसेस होता है, यानी जैव आवर्धन एक प्रोसेस होता है जिसे बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। इसमें क्या होता है कि एक जीव जंतु से क्या होता है, एक जीव जंतु जब ये डीडीटी या फिर कोई ऐसे डाइक्लोफेनाक नामक ये दवा का इस्तेमाल जब जानवरों में किया गया, उसके फैट में यानी वसा में जम गया। जब ये वसा में जम गया तो एक जीव जंतु से जब दूसरा जीव जंतु खाया तो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ये क्या हुआ, ये पेस्टिसाइड का आगे बढ़ते चला गया, जिस कारण से बायोमैग्निफिकेशन प्रोसेस चलता गया। और जब ये गिद्ध खाता है तो उसमें क्या होता है कि डाइक्लोफेनाक नामक बीमारी, ये दवा उसमें भी संग्रहित होना स्टार्ट होता है, जिस कारण से उसकी किडनी पर इफेक्ट पड़ता है और उसका पूरा शरीर इस तरह से विकलांग होकर वो मर जाता है। जिस कारण से क्या होता है कि 2006 में प्रोजेक्ट वल्चर लाया जाता है। क्या, तो गिद्धों के संरक्षण के लिए उपाय किया जाता है प्रोजेक्ट वल्चर। ये कब लाया जाता है, 2006 में, इसको याद रखना है। ठीक है, यहां देख सकते हैं इस केंद्र का नाम क्या रखा गया है, तो जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र इसका नाम रखा गया है। इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कब किया, तो 6 सितंबर 2024 को किया था। और यह केंद्र गोरखपुर वन विभाग के भारी बेसी कैपियरगंज रेंज में है। ठीक है, 1.5 हेक्टेयर में ही फैला हुआ है। 24 घंटे इसकी निगरानी की जाती है कि कैसे इसकी देखभाल की जानी है। और गिद्धों के लिए उच्च तकनीक वाले उपकरण भी इसमें मौजूद किया गया है। ठीक है, एशियाई राजा गिद्ध या लाल सिर वाले गिद्ध को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो जानते ही कब आया, 1972 में आता है, उसके तहत इसे संरक्षित किया गया है। इन गिद्धों की आबादी में गिरावट के पीछे घरेलू पशुओं में
जैसे कि गाय या फिर उस तरह से भैंस, उसमें डाइक्लोफेनाक जैसी दवाओं का ज़्यादा इस्तेमाल और उनके आवासों का नष्ट होना, ये प्रमुख उसके कारण रहे कि गिद्धों की प्रजातियों का विलुप्त होना। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष शामिल किया गया। जानते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को के द्वारा इसको दिया जाता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, शामिल किया जाता है, तो इसमें 2016 में नालंदा यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया था। ठीक है। इन विच ईयर वाज नालंदा यूनिवर्सिटी इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो आंसर इज ऑप्शन बी, इन 2016। यहाँ देख सकते हैं कि महाबोधि मंदिर परिसर के बारे में जानते हैं कि बिहार में दो ऐसे प्रमुख साइट है, महाबोधि मंदिर और नालंदा महाविहार, जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। इसको 2002 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। तो जानते हैं कि बिहार में निरंजना नदी जो गया में है, उसके तट पर स्थित बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल है, जहाँ गौतम बुद्ध ने 534 ईसा पूर्व में ज्ञान प्राप्त किया था। अशोक महान के शासन के दौरान 3री शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित महाबोधि मंदिर परिसर का निर्माण किसके समय पूरा किया गया था। तो गुप्तों के समय पूरा किया गया था और 2002 में से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। ठीक है। यह मंदिर ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जो दुनिया भर से तीर्थयात्रियों और आगंतुकों को अपनी ओर आकर्षित करते रहता है। नालंदा का पुरातात्विक स्थल जानते हैं कि नालंदा ये कब 2016 में इसको यूनाइटेड नेशन ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया है। बिहार में पटना से लगभग कितना 90 किलोमीटर की दूर पर स्थित है नालंदा, एक प्राचीन शिक्षा केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है और भारत के प्रमुख यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में से एक है। 5वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित नालंदा को किसने स्थापित किया था। तो कुमारगुप्त ने किया था। किसने? कुमारगुप्त ने किया था, याद रखना है, कुमारगुप्त। ठीक है। नालंदा को दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय भी माना जाता है और 5वीं और 6वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के द्वारा समर्थित यह कनौज के सम्राट हर्षवर्धन के अधीन फला फूला। जानते हैं कि यहाँ पे हर्षवर्धन के समय में कौन आया था? ह्वेनसांग आया था, जो यहाँ पे शिक्षा भी ग्रहण करने आया था। ठीक है। यहाँ देख सकते हैं कि विश्वविद्यालय में अध्ययन कक्ष, मठ और एक विशाल पुस्तकालय था, जो दूर दूर से छात्रों को आकर्षित करता रहता था। और दुख की बात है कि 12वीं शताब्दी ईस्वी में बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में तुर्की सेना ने इस शानदार संस्थान को लूट लिया और नष्ट कर दिया और इसके खंडहरों को इसके एक बार के महान कद के प्रमाण के रूप में इसको छोड़ दिया और यह खंडहर में बदल गया है। अभी हाल ही में नालंदा यूनिवर्सिटी की एक यूनिवर्सिटी के तौर पर इसका स्थापना किया गया है। कहाँ पे? राजगीर में। भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में कई स्थल शामिल है, जैसे कि कुछ के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। जैसे अजंता की गुफा है, कहाँ पे? औरंगाबाद में है, जिसे संभाजी नगर की स्थापना नाम दिया गया है, संभाजी नगर। ठीक है। भारत का पहला विश्व धरोहर स्थल, जिसे 1983 में यूनेस्को की सांस्कृतिक सूची में यानी कल्चरल साइट में से शामिल किया गया है। और इसको भी याद रखना, अजंता की गुफा प्लस एलोरा की गुफा, ये दोनों कहाँ है? औरंगाबाद में है। ठीक है। जिसे छत्रपति औरंगाबाद, कहाँ? महाराष्ट्र में, जिसे अब नाम दिया गया क्या? तो छत्रपति संभाजी नगर। क्या? छत्रपति संभाजी नगर इसका नाम दिया गया है। और ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ठीक है। और दोनों को, एलोरा और अजंता गुफा के दोनों को 1983 में ही दर्जा दिया गया था। आगरा के ताजमहल को भी 1983 में शामिल किया गया था। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये सिक्किम में है और यह स्थित उद्यान भारत का पहला मिश्रित यानी मिक्स्ड विश्व धरोहर स्थल है, इसको ध्यान रखना है। और यह एक जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है, यानी कि बायोमंडल रिजर्व एरिया भी है। शांति निकेतन की बात करते हैं तो इसको स्थापना कब होती है? 1901 में स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की जाती है। और इसका मतलब क्या होता है? अबोर्ड ऑफ पीस होता है। अबोर्ड ऑफ पीस यानी शांति का घर। ठीक है। शांति की स्तूप की बात करते हैं तो ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। ठीक है। और यह भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचनाओं में से एक है। ऐसा माना जाता है कि यह भगवान बुद्ध की राख पे बनाया गया है और ये कहाँ पे? मध्य प्रदेश में अशोक ने इसे बनवाया था। राजस्थान के पहाड़ी किले में बहुत सारे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये किले मुख्य रूप से अरावली पर्वतमाला में है। इनमें चित्तौड़गढ़ का चित्तौड़ किला, जयपुर का आमेर किला, जैसलमेर किला, झालावाड़ का गागरोन किला, कुंभलगढ़ किला और सवाई माधोपुर का रणथंभौर किला भी इसमें शामिल है, जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। तो भारत में पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि कितने है जो विश्व धरोहर स्थल है? तो टोटल 43 है, यानी 43 है, जिसमें 35 सांस्कृतिक यानी 35 कल्चरल, 7 प्राकृतिक, 7 नेचुरल और एक क्या है? मिश्रित स्थल है। एक मिश्रित स्थल का नाम याद रखें, कौन है? कंचनजंगा। कहाँ पे है? ये सिक्किम में है। यहाँ पे देख सकते हैं कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान एक मिश्रित स्थल है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें आपको मिलाना है कि प्रमुख दिवस और उसके थीम। ऐसे क्वेश्चन आपको बीपीएससी के करंट अफेयर में पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। कह रहा है विश्व मरुस्थलीकरण, और विश्व मरुस्थलीकरण जो बनाया गया है इसमें इसका थीम क्या है इस बार रखा गया? तो वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन की बात की जा रही है। तो इसमें कह रहा है कि भूमि के लिए एकजुट, हमारी सूखा रोकथाम दिवस, विरासत और हमारा भविष्य, यानी कि
वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन की बात की जा रही है। ठीक है, और इसमें कह रहा है यूनाइटेड फॉर लैंड आवर डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट लीगेसी आवर फ्यूचर। यहाँ जानते हैं कि यूएनसीसीडी यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन डिजर्टिफिकेशन को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। कब? ये 1994 में लाया गया था। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। ठीक है, डिजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए लाया गया था, और ये पहला स्टेटमेंट सही है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की बात करते हैं तो इसका स्टेटमेंट क्या है? तो ये गलत है। यहाँ पे कह रहा है कौन सा युग में गलत है, इसको मिलान करने के लिए, तो ये गलत है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि लेट्स मूव एंड इनिशिएट। विश्व शरणार्थी दिवस की बात करते हैं तो इसमें कह रहा है कि ये हर किसी का स्वागत है, ये हर किसी का स्वागत है, ये थीम है। तो तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा? ये सही है, जबकि दूसरा गलत हो जाएगा। दूसरा और तीसरा भी गलत है, दोनों को सही सही मैच नहीं किया गया है। इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे की बात करते हैं तो ये कंप्लीट वर्ल्ड ओवन होम, ये गलत है। और वर्ल्ड रेफ्यूजी डे जो एवरीवन इज होम, एवरीवन इज वेलकम, ये स्टेटमेंट इसका ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे गलत दिया गया है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। यहाँ पे कह रहा है विच पेयरिंग इज इनकरेक्ट, तो ओनली 2 और 3 इज करेक्ट, इनकरेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। देख लेते हैं कि विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 2024 का थीम क्या था? तो भूमि के लिए एकजुट होना, हमारी विरासत, हमारा भविष्य की बात कर रहा है। यह थीम भूमि प्रबंधन यानी कि लैंड मैनेजमेंट की बात करती है और इसकी भविष्य की भूमिका पर प्रकाश डालता है, जो दुनिया भर के अरबों लोगों की स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। और यह दिवस हर साल 17 जून को मनाया जाता है। कब? 17 जून को मनाया जाता है। और ये साल 2024 में यह दिवस जर्मनी के कहाँ पे? तो बॉन में, जर्मनी के बॉन में आयोजित की गई थी। और इस दिन यूएनसीसीडी की 30वीं वर्षगांठ भी मनाई गई थी। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की, तो हर साल यह 23 जून को मनाया जाता है। और यह 1894 में, कब? 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना का प्रतीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब होती है? 1894 में। और यह दिन ओलंपिक भावना का जश्न मनाता है और यह लोगों को खेलों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है। 2024 के लिए थीम क्या था इस बार? कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस इस बार कहाँ, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कहाँ होता है? तो ये पेरिस में होता है, पेरिस में 2024 में। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। यह विषय सभी को सक्रिय रहने और खेल के माध्यम से आनंद का अनुभव करने के लिए ये प्रेरित करता है। और पहली बार 23 जून 1948 को मनाया गया था। क्या? तो ये ओलंपिक दिवस। और इसे पीटर डे कुवर्टिन को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया था, जिन्होंने आधुनिक ओलंपिक खेलों यानी मॉडर्न ओलंपिक गेम्स को पुनर्जीवित किया था। इसका उद्देश्य था कि ओलंपिक मूल्यों को बढ़ावा देना, और जैसे कि उत्कृष्टता, सम्मान और मित्रता यानी कि एक्सेलेंसी, रिस्पेक्ट एंड फ्रेंडशिप। यहाँ पे देख सकते हैं कि हर साल 20 जून को दुनिया एकजुट होकर विश्व शरणार्थी दिवस की बात करते हैं, तो 20 जून को मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। यह दिन उन लाखों लोगों को समर्पित है जिन्हें युद्ध, उत्पीड़न या प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपने घरों में भागने के लिए मजबूर किया गया हो। ठीक है, यह उनकी दुर्दशा के एक शक्तिशाली अनुस्मारक और हमारे समुदाय में शरणार्थियों का समर्थन और स्वागत करने के लिए कार्रवाई के आह्वान के रूप में एक कार्य करता है। इसका थीम क्या था? इसका है हर किसी का स्वागत। इसको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड रेफ्यूजी डे 2024 का थीम क्या है? तो ये हर किसी का स्वागत है। यह विषय शरणार्थियों के समर्थन में वैश्विक एकता और समावेश की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। ठीक है, यह एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जहां शरणार्थियों को सक्रिय रूप से गले लगाया जाता है, सहायता की पेशकश की जाती है और सुरक्षा और गरिमा में अपने जीवन के पुनर्निर्माण का अवसर दिया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस की जड़ें कहाँ से है? शुरुआत होती है तो अफ्रीका से शुरुआत होती है, जहां इसे पहली बार 1970 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा परिभाषित शरणार्थी अधिकारों का सम्मान करने के लिए 1951 में स्थापित किया गया था। वैश्विक शरणार्थी संकट को स्वीकार करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाद में 2000 में, कब? 2000 में अधिक विश्वव्यापी दृष्टिकोण अपनाया और 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाना स्टार्ट कर दिया। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि बता रहा है कि इसमें असत्य कथन पता करना है। हाल ही में नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे को नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है। नाटो का स्थापना कब होता है? 4 अप्रैल 1949 को, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ये कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है, ब्रुसेल्स में है। और ये कहाँ की राजधानी है? तो ये बेल्जियम की राजधानी है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं रिसेंटली फॉर्मर नीदर प्राइम मिनिस्टर मार्क रूटे हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो। नाटो वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 4 अप्रैल 1949 व्हाइल इट्स हेडक्वार्टर इज इन, कहाँ? तो ये हो जाएगा ब्रुसेल्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो इसलिए कह रहा है कौन सा फॉल्स है? तो ओनली 2 फॉल्स हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका कुछ और देख लेते हैं कि नॉर्थ अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका गठन क्या होता है?
तो 1949 में होता है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस समेत कितने देश होते हैं, तो 12 देश होते हैं। अब नाटो के सदस्य की संख्या कितनी है देशों की, तो टोटल ये 32 है। कितनी? 32 है। और नाटो का उद्देश्य है सोवियत संघ के विस्तार को रोकना। नाटो के किसी भी सदस्य पर हमला सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। नाटो की कोई सेना नहीं है, लेकिन सभी सदस्य देश एकजुट होकर संकट में कार्रवाई इसका करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री कौन है, मार्क रूटे हैं, जो इसका नाटो का सेक्रेटरी जनरल बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा भारत के विदेश सचिव के रूप में किसको नियुक्ति की मंजूरी दी गई है? हुज अपॉइंटमेंट एज फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हैज बीन अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट अपॉइंटमेंट कमिटी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। आंसर क्या हो जाएगा इसका? विक्रम मिस्त्री हो जाएगा, विक्रम मिस्त्री हो जाएगा। और ये 35वां कौन है? 35 फॉरेन सेक्रेटरी हैं, ठीक है, 35 फॉरेन सेक्रेटरी। इसके पहले 34th कौन होते हैं? तो ये विनय मोहन क्वात्रा होते हैं। इसके पहले कौन होते हैं 34th? तो विनय मोहन क्वात्रा। कौन? विनय मोहन क्वात्रा, ठीक है। यहां देख सकते हैं कि ये विक्रम मिस्त्री हैं। विदेश सचिव कौन होते हैं? तो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय का शीर्ष अधिकारी होता है, और यह एक महत्वपूर्ण पद है। और विदेश सचिव भारत की विदेश नीतियों को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विदेश सचिव प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि भारत के राष्ट्रीय हितों को सर्वोत्तम रूप से कैसे बढ़ावा दिया जाए, इस पर रणनीति तैयार किया जा सके। विदेश सचिव बनाने के लिए एक IFS यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस अधिकारी को विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और कूटनीति में गहरा ज्ञान होना चाहिए। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 के संदर्भ में बताना है कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो कह रहा है कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस इंडेक्स 2024। यह सूचकांक विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। यह तो स्टेटमेंट गलत है। और किसके द्वारा? तो ये देख सकते हैं कि भारत को 0.49 रेटिंग के साथ निम्न आय वाले देशों की श्रेणी में रखा गया है। तो ये भी स्टेटमेंट है जो गलत है। और शीर्ष प्रदर्शनकारी देश के रूप में सिंगापुर के बाद डेनमार्क और USA का स्थान आता है। तो तीसरा स्टेटमेंट सिर्फ सही है और 2 स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। यहाँ पे देख सकते हैं दिस इंडेक्स इज रेज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक, गलत है। इंडिया हैज बीन प्लेस्ड इन द कैटेगरी ऑफ लो इनकम कैटेगरी विद द रेटिंग ऑफ 0.49, ठीक है। ये स्टेटमेंट है जो सही गलत है, पहला भी गलत है। और तीसरा कह रहा है सिंगापुर इज द टॉप परफॉर्मिंग कंट्री फॉलोड बाय डेनमार्क एंड USA। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट कौन है? तो 2 और 3 यहाँ पे इनकरेक्ट है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि किसके द्वारा? तो IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक इंटरनेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जारी किया गया है, जो AI तैयारी हेतु वैश्विक स्तर पर 174 अर्थव्यवस्थाओं को ट्रैक करता है। इस सूचकांक ने प्रत्येक देश को उन्नत अर्थव्यवस्था, उभरती बाजार अर्थव्यवस्था और निम्न आय वाले देशों में एक कैटेगराइज किया है, बंटवारा किया है। और भारत को 0.49 अंक के साथ उभरती बाजार अर्थव्यवस्था यानी कि लो इनकम कंट्री में नहीं रखा गया है। किसमें? तो उभरती बाजार अर्थव्यवस्था में भारत को शामिल करने का प्रयास किया गया है। और भारत कुल 174 देशों में कितने स्थान पे है? तो 72वां स्थान पे, ये ध्यान रखना है। और जबकि बांग्लादेश 113वां, श्रीलंका 92nd, ये 92 है। और चीन कितना है? तो 31वें स्थान पे है। इस सूचकांक के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आगमन के लिए तैयारी के मामले में भारत अपने कुछ एशियाई समकक्षों जैसे कि इंडोनेशिया, चीन और सिंगापुर से ये पीछे रह गया है। इस सूचकांक में सिंगापुर, डेनमार्क और संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष 3 प्रदर्शनकर्ता हैं, ठीक है। जबकि दक्षिणी सूडान, अफगानिस्तान और मध्य अफ्रीका के गणराज्य क्या है? सबसे निचले स्थान पे ये रहते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि IMF की स्थापना कब होती है? 1944 में होती है। और ग्रेट डिप्रेशन जो आता है 1929-30 में, 1929-30 में अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आता है, जिस कारण से जर्मनी में भी बदहाल स्थिति देखने को मिलती है। और इसके साथ क्या होता है कि बहुत सारा इकोनॉमी इस तरह से तबाह हो जाती है, यहाँ तक कि भारत में भी इसकी असर देखने को मिलती है। तो कह रहा है इसकी स्थापना वर्ष 1944 में महामंदी के कारण हुए आर्थिक नुकसान के बाद ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के माध्यम से की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि अपने सदस्यों के बीच वित्तीय स्थिरता और मौद्रिक सहयोग को प्रोत्साहित करना है। और इसका सदस्य देश कितने हैं? तो इसमें टोटल 190 देश है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC है। IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC है। IMF द्वारा जारी की जाने वाली महत्वपूर्ण रिपोर्ट क्या क्या है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है। आपको UPSC में PT में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसने जारी किया है? तो IMF के द्वारा ये जारी किया गया है। और वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट यानी कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये भी IMF के द्वारा। जबकि सिर्फ यहाँ की बात की जा रही है कि वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, यदि वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट ये पूछा गया है UPSC के PT एग्जाम में पूछा गया है, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट ये है जो RBI के द्वारा जारी किया जाता है, RBI के द्वारा। जबकि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा? IMF के द्वारा। और फिस्कल मॉनिटर के रूप में भी इसको
ये कौन जारी करता है? आईएमएफ जारी करता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि चर्चा में रहा बिनसर वन्यजीव अभयारण्य। बिनसर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है। इन विच स्टेट इज द बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच वाज इन द न्यूज रिसेंटली हैज बीन लोकेटेड? आंसर इज ऑप्शन सी, उत्तराखंड। देख सकते हैं कि बिनसर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? उत्तराखंड के कुमाऊं हिमालय में है। कहाँ पे? कुमाऊं हिमालय में है। और कुमाऊं हिमालय कहाँ पे है? उत्तराखंड में, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे रिच है, जिस कारण से इसके संरक्षण के लिए 1988 में इस अभयारण्य की स्थापना की गई थी। और इसकी विविध स्थलाकृति और ऊंचाई में भिन्नता के कारण यहाँ वनस्पतियों की व्यापक विविधता देखने को मिलती है। अभयारण्य मुख्य रूप से ओक और चीड़ के घने वनों से ढका होता है। तो जानते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पे क्या होता है कि इस तरह से टुंड्रा वेजिटेशन देखने को मिलता है, टुंड्रा वेजिटेशन। इस अभयारण्य में यूरेशियन जे, तितर यहाँ कठफोड़वा सहित 200 से अधिक पक्षियों की भी प्रजातियां इसमें देखने को मिलती है। और बिनसर क्या था? तो चंद राजवंश शासकों की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, जिन्होंने 7वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक कुमाऊं पर शासन किया था। कौन? ये चंद राजवंश। ठीक है, और स्थानीय लोगों के अनुसार बिनसर का नाम क्या था? बिनेश्वर महादेव मंदिर के नाम पर पड़ा। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में किया गया और यह मंदिर भगवान शिव के समर्पित था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है? तो इसका आंसर केन्या हो जाएगा। देखिए, विच कंट्री हैज रिसेंटली बीन डिजिग्नेटेड एज द यूनाइटेड स्टेट्स एज इट्स मेजर नन नेटो एलाय? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन डी केन्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं केन्या के राष्ट्रपति हैं। कौन है? विलियम रूटो हैं, विलियम रूटो। और ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जॉर्ज बिडेन है। और अन्य प्रमुख गैर नाटो सहयोगियों की बात करते हैं तो उसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, ब्राजील, कोलंबिया, मिस्र, इजराइल, जापान, जॉर्डन, कुवैत, मोरक्को, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान भी है इसमें शामिल, और फिलीपींस, कतर, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और ट्यूनीशिया शामिल है, जबकि इसमें भारत शामिल नहीं है। याद रखना है कि भारत को गैर नाटो में शामिल नहीं किया गया है। ताइवान को औपचारिक पदनाम दिए बिना ही ऐसे शामिल इसको किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करना और बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। हाल ही में श्रीनगर विश्व शिल्प शहर यानी कि वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है। जयपुर, वाराणसी और मैसूर को पहले ही विश्व शिल्प शहरों के रूप में मान्यता मिल चुकी है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। जयपुर है, मैसूर भी है, लेकिन इसमें वाराणसी इसमें शामिल नहीं किया गया है। Recently, Srinagar has become the fourth Indian city to be recognized as a world craft city. Answer option E, first is correct. And Jaipur, Varanasi and Mysore have already been recognized as world craft city. यहाँ पे वाराणसी को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, जबकि जयपुर, मैसूर, श्रीनगर और मल्लपुर को है जिसमें रिकॉग्नाइज मिला है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ? श्रीनगर को विश्व शिल्प परिषद यानी कि WCC के द्वारा विश्व शिल्प शहर यानी वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। श्रीनगर को यह दर्जा पाने वाला भारत का यह कौन सा शहर है? तो ये चौथा शहर है। इसके पहले कौन सा बना है? तो जयपुर, मल्लपुरम और मैसूर पहले से इसे मान्यता मिल चुका है। इसमें श्रीनगर को मिलने के लिए इसको फायदा क्या होगा? तो कारीगरों को मिलेगा बढ़ावा, शिल्प क्षेत्र में बढ़ेगा निवेश और पारंपरिक शिल्प को भी इसमें संरक्षण मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी डिमांड बढ़ेगी और कश्मीर के शिल्प को बढ़ेगी क्या? इसकी दृश्यता भी बढ़ेगी और पारंपरिक संबंधों को मिलेगा बढ़ावा। श्रीनगर में कई तरह के शिल्प किए जाते हैं, जैसे कि कागज की लुगदी, अखरोट की लकड़ी पर नक्काशी, कालीन, सोजनी कढ़ाई और पश्मीना और कानी शाल भी यहाँ पे यूज किए जाते हैं। कहाँ पे? श्रीनगर में। अगला प्रश्न है कि विश्व निवेश रिपोर्ट यानी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही दिया गया है। यह रिपोर्ट किसके द्वारा? तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है, तो इसको गलत हो जाएगा। या किसके द्वारा? यूनाइटेड के द्वारा जारी किया जाता है, यानी यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत वर्ष 2022 में 8वें स्थान से फिसलकर 2023 में 15वें स्थान पर गिर गया। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन पहला गलत हो जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 28% घटकर 43 बिलियन डॉलर हो गया। देखिए, स्टेटमेंट को यहाँ पे घुमा दिया गया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये क्या हुआ? 43% घटकर कितना हो गया है? ये 28 बिलियन डॉलर हो गया है। कितना? 28 बिलियन डॉलर हो गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024। दिस रिपोर्ट हैज बीन रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। स्टेटमेंट ऑप्शन फर्स्ट इज गलत, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे यूनाइटेड के द्वारा किया गया था।
ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इन टर्म्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया हैज स्लिप्ड फ्रॉम 8th पोजीशन इन 2022 टू 15th पोजीशन इन 2023। According to the report, foreign direct investment in India has declined by 28% to $43 billion in the year 2023। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट ओनली करेक्ट हो जाएगा। तो कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसमें ओनली 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन क्या होता है। तो यह 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा स्थापित की गई थी, एक अंतर सरकारी निकाय है, यानी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र सचिवालय और संयुक्त राष्ट्र विकास समूह का हिस्सा है। और यह रिपोर्ट क्या देता है, तो यह संयुक्त राष्ट्र महासभा और आर्थिक और सामाजिक परिषद को रिपोर्ट पेश करता है जब ये बनाता है। इसकी अन्य रिपोर्ट होती है यूनाइटेड के द्वारा जारी रिपोर्ट, जैसे कमोडिटीज एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, व्यापार और विकास रिपोर्ट, सबसे कम विकासशील देशों की रिपोर्ट, सूचना और अर्थव्यवस्था रिपोर्ट, प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट। ये सब सारे रिपोर्ट आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन ये पूछ दे कि किसके द्वारा ये जारी की जाती है। एफडीआई में कमी हुई कितनी, तो 2022 की तुलना में भारत में एफडीआई प्रवाह में 43% की गिरावट आई, जिससे कुल एफडीआई घटकर कितना हो गया, तो $28 बिलियन हो गया। ये एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि विदेशी व्यक्तियों के द्वारा भारत में निवेश कितना किया जाना है उसकी बात की जा रही है। वैश्विक प्रवृत्ति क्या है, तो यह गिरावट एक बड़ी वैश्विक प्रवृत्ति का हिस्सा है, जिसमें 2023 में समग्र एफडीआई प्रवाह में 2% की गिरावट आएगी। रैंकिंग में गिरावट क्या हुई, तो इस गिरावट के कारण वैश्विक एफडीआई प्राप्तकर्ता देशों में भारत की रैंकिंग 2022 में 8वें स्थान से कितना, 2022 में 8वें स्थान से गिरकर कितना, 2023 में 15वें स्थान पर आ गई है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है कि कौन सा स्थान पे आई है, तो ये 15वां स्थान याद रखना है। अगला प्रश्न है कि 18वीं लोकसभा चुनाव के संदर्भ में बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही सही दिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। प्रोटेम स्पीकर कौन होते हैं, तो लोकसभा का जैसे ही चुनाव होता है उसके पहले, जैसे इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद क्या होता है कि लोकसभा का विघटन किया जाता है, उसके पहले जब स्पीकर का चुनाव होने से पहले राष्ट्रपति के द्वारा प्रोटेम स्पीकर का चुनाव किया जाता है, जो पूरे सदन में सबसे क्या होता है, सबसे ज़्यादा उम्र के होते हैं। इसमें किसको, भर्तृहरि महताब को चुना गया था। स्वतंत्र भारत में 18वीं लोकसभा से पूर्व सभी अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। और ओम बिरला जो कहाँ से हैं, कोटा से है, जो एमपी बने हैं कोटा राजस्थान से, ये 2 बार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले 6ठे अध्यक्ष है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद कितना, तो ये 94 नहीं है, ये 95 हो जाएगा। ठीक है, 95(1) से शक्तियाँ प्राप्त करता है, तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ओनली 1, 2, 3 आर करेक्ट एंड 4th स्टेटमेंट इज रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि कितने कथन की बात की जा रही है, कितने कथन सत्य है, तो केवल 3 कथन सत्य है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में आप देख सकते हैं कि एमपी भर्तृहरि महताब हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रोटेम स्पीकर बाय द प्रेसिडेंट द इंडिपेंडेंट इंडिया ऑल द स्पीकर बिफोर द 18th लोकसभा हैव बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड। ओम बिरला इज द 6th स्पीकर टू बी इलेक्टेड अनअपोज्ड टू बी इलेक्टेड ट्वाइस। यहाँ पे करेक्टेड तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, जो कि चौथा गलत हो जाएगा। द प्रेसिडेंट डिराइव्स पावर फ्रॉम आर्टिकल 94(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोटेम स्पीकर, ये हो जाएगा 95(1). ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये भर्तृहरि महताब है और ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। संविधान के अनुच्छेद 95(1) के अनुसार यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली होता है तो राष्ट्रपति लोकसभा के किसी सदस्य को अध्यक्ष नियुक्त करता है, और संविधान के इसी प्रावधान के इस्तेमाल करके राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर की भी नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से परीक्षा को पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष कराने हेतु किनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। तो रिसेंटली अंडर हुज चेयरमैनशिप ए कमिटी हैज बीन कंस्टिट्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन थ्रू नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इन ए ट्रांसपेरेंट, स्मूथ एंड फेयर मैनर। आंसर इज ऑप्शन सी, डॉक्टर के राधाकृष्णन। और ये कौन है, तो ये इसरो के पूर्व चेयरमैन है, इसरो एक्स चेयरमैन है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और इसरो की स्थापना कब होती है, 15 अगस्त 1969 को होती है। और इसके अभी वर्तमान में चेयरमैन कौन है, तो ये इसको ये सोमनाथ। और ये कौन सा नंबर के हैं, तो ये 10वां। ठीक है, 10th नंबर के यानी कि 10वां पोजीशन पे है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा प्रक्रिया की समीक्षा करने और सुधार का सुझाव देने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व अध्यक्ष के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 7 सदस्यों की समिति, 7 सदस्य की एक समिति बनाई
ठीक है, इस सरकार ने यह कदम स्नातक राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट की परीक्षा 2024 में पेपर लीक के विवाद और नेट यूजीसी परीक्षा स्थगित होने के बाद इसमें जांच करने के लिए उठाया है। और समिति के अध्यक्ष और अध्यक्ष सदस्य की बात करते हैं तो इसमें टोटल 7 सदस्य हैं और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? इसरो के पूर्व अध्यक्ष कोपिलिल राधाकृष्णन करेंगे। और समिति के अन्य सदस्य जैसे कि विजय राव हैं, राममूर्ति के, डॉक्टर, यहाँ पे देख सकते हैं रणदीप गुलेरिया भी है, जो कौन है? एम्स के पूर्व डायरेक्टर हैं रणदीप गुलेरिया, ठीक है, दिल्ली एम्स के हैं और इसके बारे में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि कथनों पर विचार करना और बताना है सत्य कथन कौन सा है। हाल ही में फिलीपींस के पूर्व प्रधानमंत्री फिलेमोन यंग को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। देखिए बीपीएससी पीटी में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 79वें या फिर जो ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो सत्र का अध्यक्ष चुना जाता है उसके बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसको ध्यान रखना है कौन इस बार चुना गया है। तो ये फिलीपींस के नहीं है, कहाँ के? कैमरून के हैं। कैमरून, ये कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री कौन? फिलेमोन यंग को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है, तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। और कह रहा है थाईलैंड समलैंगिक विवाह यानी होमोसेक्सुअल मैरिज को मंजूरी देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है, इसको भी ध्यान रखना है। और हाल ही में ये भी ध्यान रखना है कि अभी अफ्रीकी महाद्वीप के बुर्किना फासो एक अफ्रीकी महाद्वीप का देश है बुर्किना फासो, ठीक है, इसने हाल ही में क्या किया था कि ये जो होमोसेक्सुअलिटी को इलीगल और क्राइम घोषित कर दिया था, इलीगल कर दिया था और ये क्राइम कर दिया था, ठीक है, क्रिमिनल एक्ट में इसको जोड़ दिया था, ठीक है, इसको ध्यान रखना है कौन? बुर्किना फासो। जबकि थाईलैंड क्या किया? इसको मंजूरी देने वाला ये साउथ ईस्ट एशिया का पहला देश बन गया था। हालांकि ये बुर्किना फासो जैसे 54 देश हैं जो अफ्रीका में, वैसे होमोसेक्सुअलिटी को नहीं मानता है, इसको इलीगल मानता है, इसको, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इसमें सिर्फ 2 स्टेटमेंट यानी केवल 2 स्टेटमेंट, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा और पहला गलत हो जाएगा। Recently, former Philippines Prime Minister Philemon Yang has been elected President of the 29th session of the United Nations General Assembly. यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा यहाँ, क्योंकि क्या कैमरून का ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। थाईलैंड हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द साउथ ईस्ट एशिया टू लीगलाइज गे मैरिज, यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट गलत सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं ये कौन है? तो ये कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, कौन? फिलेमॉन यंग, जो 6 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र का अध्यक्ष चुना गए और उनका कार्यकाल क्या? सितंबर 2024 से लेकर सितंबर 2025 तक चलेगा। 79वें सत्र के लिए यांग का विषय है क्या? विविधता में एकता, शांति की उन्नति, सतत विकास और हर जगह सभी के लिए मानव सम्मान। यहाँ पे देख सकते हैं कि थाईलैंड में समलैंगिक विवाह को मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। हाइड्रोन परियोजना यानी हाइड्रोन प्रोजेक्ट में हाइड्रोन का पूर्ण विस्तार क्या होता है? तो हाई थ्रूपुट ऑप्टिकल नेटवर्क डिमॉन्स्ट्रेशन सिस्टम, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। द फुल फॉर्म ऑफ हाइड्रोन इन हाइड्रोन प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा? इसमें हाई थ्रूपुट ऑप्टिकल नेटवर्क डिमॉन्स्ट्रेशन सिस्टम, और किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। यहां देख सकते हैं कि हाइड्रोन हाई थ्रूपुट ऑप्टिकल नेटवर्क का संक्षिप्त नाम है और यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा एक परियोजना बनाया गया है और जिसका उद्देश्य है कि उच्च क्षमता वाला ऑप्टिकल स्पेस नेटवर्क बनाना। यह परियोजना ईएसए के स्काईलाइट कार्यक्रम का हिस्सा है जो लेजर संचार और सुरक्षित तकनीक पर केंद्रित किया गया है। हाइड्रोन परियोजना के कुछ लक्ष्य है कि जैसे कि ऑप्टिकल मल्टी ऑर्बिट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का प्रदर्शन करना, अंतरिक्ष परिसंपत्तियों को स्थलीय नेटवर्क में एकीकृत करना, नए अंतरिक्ष दूरसंचार मिशनों को समर्थन प्रदान करना और इसकी क्षमता बढ़ाना और डेटा संचारित करने के लिए भी लेजर का इसमें उपयोग किया जाता है। हाइड्रोन प्रोजेक्ट हो सकता है आपसे डायरेक्टली पूछ दे कि यह किसका प्रोजेक्ट है, इसरो का है या फिर नासा का है या फिर किसका? यूरोपियन स्पेस एजेंसी, आपको ध्यान रखना है। पहला स्टेटमेंट यहाँ देख सकते हैं 15 नंबर क्वेश्चन का कि 50वें G7 शिखर सम्मेलन अपुलिया इटली में संपन्न किया गया और G7 के सदस्य के रूप में भारत भी एक देश है। G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया था, तो आपको यह ध्यान रखना है। तो इंग्लिश में देख लेते हैं। द 50th G7 समिट वाज हेल्ड इन अपुलिया इटली। इंडिया इज ऑल्सो ए मेंबर कंट्री ऑफ द G7। द फर्स्ट समिट ऑफ द G7 वाज हेल्ड इन 1975। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट तो आपको पता है कि गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें भारत है जो शामिल नहीं किया गया है G7 में। और पहला स्टेटमेंट क्या है? 50वें G7 शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया? तो ये किया गया इटली में। और बात करते हैं 49वें की बात करते हैं तो 49वां कहाँ? तो ये जापान में किया गया था। और यही 50वें की बात करते हैं, 50वां कहाँ पे? तो ये यहाँ पे ये इटली में हुआ, 50वां इटली में। और 51 की बात करते हैं 51st कहाँ होगा? तो ये कनाडा में किया जाएगा। कहाँ पे? कनाडा में, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा और Q1 और 3 यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा।
देख सकते हैं ग्रुप ऑफ 7 G7 एक अनौपचारिक राजनीतिक और आर्थिक मंच है जिसमें निम्नलिखित 7 देश शामिल है, जैसे कि कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसे प्रमुख देश हैं जो इसमें शामिल है। यूरोपीय संघ भी G7 का एक गैर गणना सदस्य है जिसका प्रतिनिधित्व यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष करते हैं। G7 वैश्विक आर्थिक प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सालाना एक बैठक करता है। G7 1980 के दशक के मध्य से वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर स्तर पर भी नियमित रूप से ये बैठक करता रहता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। चर्चा में रहे थारिस ज्वालामुखी का संबंध किस ग्रह से है? द थारिस वोल्केनो विच वाज इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच प्लैनेट? तो जानते ही मंगल ग्रह का है। किसका? मंगल ग्रह का। यहाँ पे देख सकते हैं इमेज, यहाँ पे न्यूली डिस्कवर्ड जायंट वोल्केनो, यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, तो ये थार्सिस है। क्या है? थार्सिस है। और यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, तो ये वोल्केनो कहाँ पे खोज किया गया है? तो कहाँ पे? ये मार्स ग्रह यानी मंगल ग्रह पे खोज किया गया है। अगला प्रश्न है कि असत्य कथन बताना है। ठीक है, तो नारंगी सैन्य स्टेशन गुवाहाटी असम प्लास्टिक कचरे से सड़क निर्माण करने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बना। तो इसको ध्यान रखना, ये दूसरा नहीं, ये पहला है। ये पहला है। और दूसरा कौन बना? तो दूसरा बना जयपुर। जयपुर मिलिट्री क्या? तो जयपुर है जो दूसरा बना था, जयपुर सैन्य स्टेशन। जयपुर सेकंड और फर्स्ट क्या था? ये नारंगी सैन्य स्टेशन कहाँ पे है? जो ये गुवाहाटी असम में है। ये प्लास्टिक कचरे से सड़क निर्माण करने वाला देश का ये पहला बना था, ये दूसरा नहीं, पहला बना था। ठीक है, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल क्या है? एनएस राजा सुब्रमण्य को भारत के अगले थल सेना उप प्रमुख यानी कि वाइस चीफ ऑफ आर्मी ऑफ इंडियन आर्मी किसे बनाया गया? तो जानते हैं कि कौन? एन एस राजा सुब्रमण्य को बनाया गया है। और चीफ कौन है? तो चीफ कौन है इसको भी ध्यान रखना है। चीफ कौन है आर्मी का, इंडियन आर्मी का? तो उपेंद्र द्विवेदी। और वही ध्यान रखना है आपको कि अभी सीडीएस कौन है? सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान अभी वर्तमान इंडिया के सीडीएस है। और पहले सीडीएस जानते ही हैं कि जनरल बिपिन रावत है। ठीक है, झारखंड के जामताड़ा जिले में कास्ता कोयला ब्लॉक में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना की शुरुआत की गई है। तो ये ध्यान रखना है कहाँ पे? झारखंड के जामताड़ा जिला में। ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, विक्रम मिस्री भारत के 35वें विदेश सचिव होंगे। ये भी स्टेटमेंट सही है। और ये बार बार क्वेश्चन भी पूछा गया है बीपीएससी में भी कि कौन सा ये अभी वर्तमान में विदेश सचिव है? फॉरेन, ये कौन है? फॉरेन सेक्रेटरी हैं। तो ये याद रखना है विक्रम मिस्त्री। इसके पहले कौन थे? विनय मोहन क्वात्रा थे 34 में। ठीक है, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बाकी ये तीनों सही सही दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं, इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि नारंगी सैन्य स्टेशन गुवाहाटी असम के बाद जयपुर मिलिट्री स्टेशन भारत का दूसरा सैन्य स्टेशन बना है जिसने प्लास्टिक कचरे से सड़क का निर्माण किया है। यहाँ नारंगी सैन्य स्टेशन कहाँ पे है? हो सकता है पूछ सकता है, तो ये गुवाहाटी में है, असम में है। और यह देश का पहला सैन्य स्टेशन था जिसने प्लास्टिक कचरे से सड़क का निर्माण किया था। और यह बना था कब? 2019 में। और जयपुर क्या है? तो इसके बाद दूसरा है जो 26 जून 2024 को मेजर जनरल RS गोदारा के नेतृत्व में बनाई गई थी। और यह 100 मीटर की लंबी सड़क है। ठीक है, स्टेशन है। प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने की तकनीक का विकास करने का श्रेय किसको जाता है? तो प्रोफेसर राजगोपालन वासुदेवन को जाता है। यानी प्लास्टिक कचरा का उपयोग करके सड़क बनाने का सबसे पहले है जो श्रेय इसको विकास किसने किया था इस टेक्नोलॉजी का? तो राजगोपालन वासुदेव ने किया था। उन्हें भारत का प्लास्टिक मैन भी कहा जाता है, याद रखना है। भारत का प्लास्टिक मैन कौन है? तो एन वासुदेवन है। कौन? राजगोपालन वासुदेवन। प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने की तकनीक से जुड़ी कुछ खास बातें हैं कि इससे बनी सड़कें पारंपरिक सड़कों की तुलना में ज़्यादा टिकाऊ होती है, कम टूट-फूट होती है, इस पर पानी कम प्रवेश करती है, इसका निर्माण और रखरखाव अच्छा होता है और सस्ता होता है, और सड़कों से महासागरों और खाली मैदानों में प्लास्टिक कचरे की मात्रा कम होती है। अगला प्रश्न है कि बताना है कि कौन सा इसमें कथन सही है कि हाल ही में यूनेस्को के द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है। तो ये स्टेटमेंट सही है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड के जोशीमठ नगर का नाम बदलकर कैंची धाम रखने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि उत्तराखंड के जोशीमठ का नाम बदल के क्या रखा गया? ज्योतिर्मठ रखा गया है। रिसेंटली कोझिकोड सिटी ऑफ केरला हैज बीन डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर बाय यूनेस्को। स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल टू चेंज द नेम ऑफ जोशीमठ टाउन ऑफ उत्तराखंड टू कैंची धाम। यहाँ पे कैंची धाम गलत है, क्या हो जाएगा? ज्योतिर्मठ हो जाएगा। इसलिए पहला स्टेटमेंट सिर्फ सही है, यानी ऑप्शन ए इज ओनली करेक्ट।
देख सकते हैं केंद्र ने उत्तराखंड सरकार के चमोली जिले के, कहाँ पे, चमोली जिले के जोशीमठ तहसील का नाम बदल करके ज्योतिर्मठ रखा गया, और नैनीताल जिले के कोसिया कुटोली तहसील का नाम बदल के क्या रखा गया, श्री कैंची धाम रखा गया है। ठीक है, और इसके मुख्यमंत्री कौन है वहां पे, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी ने इसका घोषणा किया था। और यूनेस्को ने केरल के कोझिकोड को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है, और वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर को संगीत का शहर भी घोषित किया है। कोझिकोड और ग्वालियर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के 55 नए शहरों में इसको शामिल किया गया है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, कोझिकोड को सिटी ऑफ लिटरेचर क्यों घोषित किया गया है, तो इसमें 545 से ज़्यादा पुस्तकालय है और 70 से ज़्यादा यहाँ पे पब्लिशिंग हाउस भी यहाँ पे देखने को मिलता है। यह शहर एस.के. पोट्टक्कड़, बैकोम, मोहम्मद बशीर जैसे महान साहित्यिक व्यक्तित्वों का घर रहा है। यहाँ कई साहित्यिक पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे कि P.A. ललिता पुरस्कार, एस.के. पोट्टक्कड़ साहित्य पुरस्कार और मातृभूमि साहित्य पुरस्कार। कोझिकोड में वार्षिक केरल साहित्य महोत्सव और कई पुस्तक इसमें आयोजित की जाती है, कई पुस्तक महोत्सव भी, बुक फेस्टिवल भी इसमें आयोजित की जाती है। अगला प्रश्न, किस देश सरकार ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के अंतर्गत इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के साथ $18 मिलियन के समझौतों पे हस्ताक्षर किया है? विच कंट्री गवर्नमेंट हैज साइंड एन $18 मिलियन अग्रीमेंट विथ इसरोज कमर्शियल आर्म न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL अंडर द स्पेस मैत्री मिशन? आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन भी ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्या? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने बुधवार को, यहाँ पे कब, तो बुधवार को उसमें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के साथ $18 मिलियन के समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। MOU का फुल फॉर्म क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी समझौता ज्ञापन। इंडिया स्पेस कांग्रेस 2024 के उद्घाटन के दिन घोषित इस साझेदारी के तहत ऑस्ट्रेलियाई फर्म स्पेस मशीन 2026 में, कब? 2026 में, इसको ध्यान रखना है, 2026 में इसरो के स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पर एक सैटेलाइट निरीक्षण और अवलोकन पेलोड लॉन्च करेगी। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही दिया गया है। यह इंडेक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU के द्वारा प्रकाशित किया गया है। लगातार तीसरे वर्ष वियना, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो कैनबरा, जबकि ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान लगातार तीसरा वर्ष प्राप्त किया है। रिपोर्ट में 10 नहीं 5 भारतीय शहरों को ऐड किया गया है। ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट तीसरा गलत हो जाएगा। दिल्ली और मुंबई 100 में से 60.2 अंकों के साथ 140 में नहीं 141वें स्थान पे है। कितना? 141वें स्थान पे। ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी सही हो गया। इन्हें की कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2024। द इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर। वियना टॉप्ड द रैंकिंग। स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। द रिपोर्ट कवर्स 10 इंडियन सिटी, यहाँ पे 10 नहीं 5 हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली एंड मुंबई आर रैंक्ड 140th विथ ए स्कोर ऑफ 60.2 आउट ऑफ 100, यहाँ पे 141 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? तो इसका कह रहा है कि 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा, बाकी 3 4 गलत हो जाएगा। ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। यहाँ देख सकते हैं 2024 के वैश्विक जीवन यापक सूचकांक में नई दिल्ली और मुंबई संयुक्त रूप से कितने स्थान पर रहे? तो 141वां स्थान पर रहे। उसमें चेन्नई 144, अहमदाबाद कितना 58.9वें स्थान, और इसका रैंकिंग कितना, ये जो स्कोर प्राप्त किया है। ठीक है, इसमें 5 शहरों को, जैसे कि चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, अहमदाबाद और बेंगलुरु को इसमें शामिल किया गया है। टोटल 5 शहरों को शामिल किया गया है। ठीक है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स प्रकाशित करती है, जो संस्कृति, पर्यावरण, स्थिरता, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और शिक्षा जैसे कारकों के आधार पर शहरों का ये इवेल्युएशन करता है, मूल्यांकन करता है। 2024 में दुनिया के सबसे रहने योग्य शीर्ष 3 शहर कौन से हैं? तो वियना लगातार तीसरे वर्ष प्रथम स्थान पे है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। जबकि ज्यूरिख क्या है? तो दूसरे स्थान पर, और कोपेनहेगन तीसरे स्थान पे है। ठीक है, हाल ही के हो सकता है आपको सजाने के लिए दे सकता है, तो 1 2 3 इसको ध्यान रखना है। हाल के वर्षों में भारतीय शहरों की रैंकिंग में सुधार में कुछ देने के लिए क्या कुछ कारण भी है, जैसे कि बुनियादी ढांचे का विकास हुआ है, जैसे स्वास्थ्य सेवा, परिवहन, शिक्षा में निवेश किया गया, जीवन स्तर में सुधार हुआ है, जिस कारण से इसका है जो इंडेक्स में रैंकिंग ज़्यादा बढ़ा है। आर्थिक विकास की बात करते हैं तो तेज आर्थिक विकास ने अधिक नौकरी और बेहतर रोजगार अवसर पैदा किया है। समाज सुधार में स्वास्थ्य, असमानता और गरीबी जैसे सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने के सरकारी प्रयासों ने भी समाज को समानता की ओर ले जाने में अहम भूमिका निभाया है। जैसे कि आप जानते हैं कि महिलाओं का आरक्षण दिया गया है, कहाँ पे? संसद में दिया गया है। तो इस तरह के कुछ प्रोविजंस लाए गए, जिस कारण से भारत में भी इस तरह से समाज सुधार देखने को मिलता है। चर्चा में रहे कैनविस
एम्फेटामिन और एक्सटेसी का संबंध क्या है? तो आपको पता है कैनबिस क्या है, तो एक नशीली दवा है, यानी कि जो गांजा होता है, गांजा ये कैनबिस होता है, और एम्फेटामिन और एक्सटेसी ये हो सकता है, आपसे दो पूछ सकता है कि ये क्या है, तो ये ध्यान रखना है, ये क्या है, नशीली दवा से संबंधित है, यानी कि मच डिबेटेड कैनबिस, एम्फेटामिन एंड एक्सटेसी रिलेटेड टू ड्रग्स, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। यहां देख सकते हैं किस तरह से ये गांजा का पौधा आपने देखा होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के संबंध में बताना है कि कौन सा इसमें कथन सही है। तो यह कह रहा है यह चिनाब नदी से लगभग 1178 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है और यह 1.3 किलोमीटर लंबा पुल जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल और कौरी के बीच में ये स्थित है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट दिया गया सही है, यानी सारे कथन यहाँ पे दिया गया सही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, इट इज लोकेटेड एट एन अल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 1178 फीट एबव द चिनाब रिवर। आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से नदी पे है, तो ये चिनाब नदी पे है, इसको ध्यान रखना है। इट इज पार्ट ऑफ द उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसकी लंबाई क्या है, तो दिस 1.3 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज इज लोकेटेड बिटवीन बक्कल एंड कौरी इन रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहां देख सकते हैं कि चिनाब ब्रिज की ऊंचाई क्या है, तो ये फिल टावर यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ पे, ये फ्रांस में है और इससे 35 मीटर की ऊंचाई पे ये बना हुआ है ब्रिज, ठीक है। और चिनाब ब्रिज की ऊंचाई क्या है, तो ये 359 मीटर है, इसको ध्यान रखना है, हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ दे। एफिल टावर की ऊंचाई 324 और इसके बीच के जो डिफरेंस है 35 मीटर का है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बना चिनाब रेलवे ब्रिज है और यह पुल एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। और इसकी ऊंचाई क्या है, तो इसकी ऊंचाई नदी तल से, यानी कि चिनाब नदी के तल से 359 मीटर है और जानते हैं कि यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। इस पुल का निर्माण 1486 करोड़ रुपए की लागत से किया गया और यह 23,000 मीट्रिक टन स्टील का इसमें इस्तेमाल किया गया है। इस पुल को बनाने कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें भौगोलिक परिस्थितियां, तीव्र मौसम परिवर्तन और सुरक्षा से भी जुड़े मुद्दे इसमें शामिल किया गया था, ठीक है। इस पुल पर ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ सकती है और अगर हवा की रफ्तार चलेगी 90 किलोमीटर पर आवर तो इसमें इसको ट्रेन को रोकना भी पड़ सकता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ मिलान करना है कौन से पर्सनालिटी कौन से पद पे ये नियुक्त किए गए हैं, जैसे कि डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा। डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा कौन है, तो ये प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव यानी कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा है। जबकि कपिल देव की बात करते हैं जो 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाई थी, उनका ये क्या बनाया गया है, तो प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया यानी PGTI के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। मनोज जैन की बात करते हैं तो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के चेयरमैन तथा प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे करा नेपाल में भारत का नया राजदूत कौन बने हैं, तो ये नवीन श्रीवास्तव बने हैं। कौन, नवीन श्रीवास्तव, इसको भी ध्यान रखना है, नवीन श्रीवास्तव। यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ओनली ये तीनों सही है। कह रहा है कितने युग में सही है, तो 3 जोड़े यहाँ पे सही सही दिया गया है। यहाँ पे इंग्लिश में आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं नवीन श्रीवास्तव भी ये नेपाल के नए राजदूत बनाए गए, नेपाल में भारत के राजदूत है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर जारी पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के दृष्टिकोण से राज्यों का आरोही क्रम क्या है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर क्या है, यानी कि बढ़ते हुए। सबसे ज्यादा कहाँ है, गुजरात में है, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद कर्नाटक, यानी कि कर्नाटक से बढ़ते हुए क्रम में जो पवन ऊर्जा स्टैब्लिश है कहाँ पे, सबसे ज्यादा गुजरात में, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद कर्नाटक। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, और बढ़ते हुए क्रम में कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश में द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ विंड एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी रिलीज्ड ऑन द ओकेजन ऑफ ग्लोबल विंड डे, ठीक है। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं वैश्विक पवन दिवस 2024 का थीम क्या था, इसको ध्यान रखना है कि पवन ऊर्जा भारत के भविष्य को सशक्त बनाना। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने भारतीय पवन क्षेत्र की सफलता का जश्न मनाने और भारत में पवन ऊर्जा को अपनाने में तेजी लाने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, ठीक है। और ये किसके लिए, तो भारत के लिए था। और पवन ऊर्जा भारत के भविष्य को सशक्त बनाना, इसका पूरी तरह से वैश्विक पवन दिवस 2024 का यह थीम था। पवन ऊर्जा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल कब, 15 जून को, इसको ध्यान रखना है, 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है। पवन ऊर्जा में ऊर्जा प्रणालियों को नया आकार देने, अर्थव्यवस्था को कार्बन मुक्त करने और रोजगार और विकास को बढ़ावा देने की क्षमता के बारे में इसमें बताया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बन गया है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब होती है, तो COP15 के दौरान की गई थी। जबकि दोनों स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये कौन सा देश है, ये 99th यानी कि 99वां देश है। और ये कब, ये तो COP21 जो 2015 में किया गया था और ये कहाँ पे, पेरिस में हुआ था, उसी में है जो
ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत और फ्रांस के सहयोग से बनाया गया था। ठीक है, इसका दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कौन सा असत्य कथन है, तो इसमें दोनों है जो कथन असत्य है। स्पेन हैज बिकम द 100th कंट्री टू ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस एज ए फुल मेंबर, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन का इनकरेक्ट हो जाएगा। द इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग COP15, तो ये भी दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी दोनों कह रहा है फॉल्स कौन सा है, तो दोनों फॉल्स हो जाएगा। देख सकते हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में 2 सितंबर 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण यानी कि कह रहा है उसमें कितना देश है, तो टोटल इसमें 170 देश है, सदस्य है, जिनमें 169 सदस्य देश और यूरोपीय संघ भी इसमें शामिल है। किसमें, तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण में। नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य बना है, इसको ध्यान रखना है, नेपाल 101वां है। और 99वां देश कौन सा है, तो स्पेन है। और प्राग में क्या है, तो 100वां देश है। इसको तीनों को याद रखना है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जानते हैं इसका मुख्यालय कहाँ है, ये नई दिल्ली में नहीं है, कहाँ पे, ये गुड़गांव हरियाणा में है। कहाँ पे, गुड़गांव हरियाणा में है, गुड़गांव हरियाणा में है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर, इसका दर्शन क्या है, तो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, इसको ध्यान रखना है। और इसका मकसद वैश्विक सौर ऊर्जा को तेजी से लागू करना है। इसकी शुरुआत कहाँ होती है, तो भारत और फ्रांस के द्वारा की गई थी। इसकी परिकल्पना कब की गई थी, 2015 में पेरिस में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के 21वें सम्मेलन COP21 के दौरान की गई थी, इसको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि हॉपेक्स अभ्यास के संबंध में बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही दिया गया है। तो यह भारतीय और मिस्र यानी भारत और मिस्र की नौसेना नहीं, तो ये एयरफोर्स की है, एयरफोर्स की मध्य संयुक्त अभ्यास है, तो स्टेटमेंट पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है यह अभ्यास का चौथा संस्करण है, तो यह स्टेटमेंट सही है, यानी ये चौथा संस्करण है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कह रहा सही कौन है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। देख सकते हैं इंग्लिश में कि हॉपेक्स एक्सरसाइज के बारे में पूछा है कि इट इज जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन द इंडियन नेवी एंड द इजिप्शियन नेवी, तो गलत हो जाएगा, इंडियन एयरफोर्स एंड इजिप्शियन एयरफोर्स के बीच में हुआ था। दिस इज द 4th एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज, करेक्ट हो जाएगा, ओनली ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का उद्देश्य क्या था, तो द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना और दोनों वायु सेनाओं के बीच में, किसके बीच, दोनों वायु सेनाओं के बीच में अंतर संचालनशीलता को बढ़ावा देना था। और सब ये भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमान, C-17 ग्लोब मास्टर परिवहन विमान और IL-78 टैंकरों ने भी इसमें भाग लिया था। ठीक है, इन गतिविधियों में कृत्रिम युद्ध परिदृश्य, हवा से हवा में ईंधन भरना और सामरिक युद्धाभ्यास भी इसमें शामिल किए गए थे। पायलट और ग्राउंड क्रू ने भी सर्वोत्तम प्रथा के आदान प्रदान किया और एक दूसरे से सीखा भी। और यह अभ्यास किसके बीच, तो भारत और मिस्र के बीच में मजबूत ऐतिहासिक संबंधों का प्रतीक है तथा क्षेत्रीय सुरक्षा और सहयोग के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को ये मजबूत करता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा नागास्त्र 1 क्या है, तो ये मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है। यहाँ पे देख सकते हैं कि व्हाट इज नागास्त्र 1 दैट वाज इन द न्यूज रिसेंटली, तो मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन है। यहाँ देख सकते हैं क्या है, तो इस तरह से दिया गया है, ये एक ड्रोन बनाया गया है जो नागास्त्र इसका नाम दिया गया है। ऐसे प्रश्न है जो बीपीएससी में भी पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना है। तो भारत का पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन कौन सा है, तो ये नागास्त्र 1 है। इसे भारतीय सेना को सौंपा जा चुका है और इसके कई मायनों में ये खास है कि मानव पोर्टेबल ड्रोन है। इसका कुल वजन क्या है, तो 30 kg है और इसे 2 थैलों में बांटा जा सकता है। यह एक फिक्स्ड विंग लोइटरिंग म्यूनिशन है, इसमें 75% से ज़्यादा स्वदेशी भाग लगे हुए हैं। यह 2 इलेक्ट्रिक मोटर से चलता है और ये हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि पूरी तरह से स्वदेशी है, तो नहीं, इसमें 75% से ज़्यादा स्वदेशी भाग लगा है, यानी कि ऑलवेज 25% से ज़्यादा लगा हुआ है। इसे 15 किलोमीटर की दूरी तक भी नियंत्रित कर सकता है और यह 4500 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसमें खास इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम लगा है जिससे इसकी आवाज़ का पता नहीं चलता है। ठीक है, यह दुश्मन के टैंक, वाहन, सैन्य ट्रंक, बंकर, चौकिया और हथियार डिपो की तेजी से और कुशलतापूर्वक ये नष्ट कर सकता है। और ये मिशन निरस्त होने की स्थिति में पैराशूट रिकवरी सिस्टम का भी इस्तेमाल करके गोला बारूद को फिर से हासिल कर सकता है। यह भारत की रक्षा क्षमताओं में बढ़ोतरी लाने में मदद करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये इसकी रेंज क्या है, तो 15 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर के बीच में ये कर सकता है, 100 किलोमीटर से ज़्यादा भी जा सकता है। और यह इसका पेलोड कैपेसिटी क्या है, तो 1 kg से लेकर 10 kg तक भी ये जा सकता है। और इनिशिएटिव बाई किसके द्वारा, तो सोलर इंडस्ट्री टू डेवलप नागास्त्र सीरीज ऑफ लोइटर म्यूनिशन, किसके द्वारा, तो नागास्त्र सीरीज किसके द्वारा डेवलप किया गया था, सोलर इंडस्ट्री के द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है, हाल ही में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस चिकित्सा संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में नामित किया है। रिसेंटली WHO has designated which medical institution as the WHO collaborating center for fundamental and literacy research in traditional medicine। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिसिन हेरिटेज यानी निप्च हैदराबाद, राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान हैदराबाद आंसर हो जाएगा।
यहाँ देख सकते हैं डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब होती है, 7 अप्रैल 1948 को होती है, जिस कारण से 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। और यह संयुक्त राष्ट्र की एक हेल्थ एजेंसी है। इसका मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। स्विट्जरलैंड के कहाँ पे, जिनेवा में है। और डब्ल्यूएचओ के 194 सदस्य देश और 2 संबंध सदस्य है। भारत भी डब्ल्यूएचओ के सदस्य देश है, इसको भी जानना है। और डब्ल्यूएचओ का मकसद दुनिया भर में लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़े मामलों का नेतृत्व करना, स्वास्थ्य अनुसंधान कार्यक्रम तैयार करना, इस तरह से इसका कुछ मकसद है। ठीक है, डब्ल्यूएचओ के लोगों में, ठीक है, रॉड ऑफ एक्सेलेंस, इसका लोगो जो बना है उसमें रॉड ऑफ एक्सक्लिपियस को उपचार का प्रतीक माना गया है। ठीक है, डब्ल्यूएचओ के मुताबिक स्वास्थ्य का मतलब क्या है, तो पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से आपका कल्याण करना। डब्ल्यूएचओ ने चेचक, पोलियो और इबोला वैक्सीन का भी विकास किया है। पोलियो का उन्मूलन कराया और उन्मूलन चेचक का भी किया। भारत से भी पोलियो 2014 से ये उन्मूलन हो चुका है। अगला प्रश्न है कि सिरिल रामफोसा को किस देश के राष्ट्रपति द्वारा चुना गया है, तो कहाँ पे ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति चुने गए हैं। रिसेंटली सिरिल रामफोसा हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि सिरिल रामफोसा हैं कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति, और ये भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा K2-18b क्या है, तो ये एक्सोप्लैनेट है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज K2-18b विच वाज इन द न्यूज रिसेंटली, एक्सोप्लैनेट हो जाएगा। यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं क्या है, तो इस तरह से पृथ्वी से बड़ा, पृथ्वी जैसा एक नया ग्रह इसमें खोजा गया है। ठीक है, नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा K2-18b जो पृथ्वी से 8.6 गुना बड़ा एक एक्सोप्लैनेट है। ठीक है, इसकी नई जांच में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड भी सहित कार्बन असर वाले अणुओं की भी मौजूदगी का इसमें पता लग गया है। वेब की खोज हाल के अध्ययनों में शामिल है, जो सुझाव देते हैं कि K2-18b एक हाइजीन एक्सोप्लैनेट हो सकता है, जिसमें हाइड्रोजन समृद्ध वायुमंडल और पानी के महासागर से ढकी सतह होने की संभावना दर्ज की गई है। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2024 में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो ये कौन करेगा, भारत करेगा। विच कंट्री विल होस्ट दी मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 इन अगस्त। आंसर इज ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं तरंग शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ, किसके द्वारा, तो कहाँ पे, इंडिया में किया जाएगा। भारत तमिलनाडु के कहाँ पे, सोलार में, तमिलनाडु के सोलार में अपना पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 आयोजित करेगा। इस अभ्यास में करीब 30 देश इसमें हिस्सा लेंगे और 30 में 10 देश अपने लड़ाकू विमान के साथ अभ्यास में शामिल होंगे। और यह 2 चरण में आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य है कि भारत की रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करना और भाग लेने वाली सेनाओं को अंतर संचालन को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में खबरों में रहा एडीज एल्बोपिक्टस क्या है। एडीज एल्बोपिक्टस क्या है, तो जानते हैं एडीज की जो भी प्रजातियां होती है वो मच्छर की होती है, जैसे कि मादा एनाफिलीज एडीज इजिप्टिया, जिसके कारण डेंगू होता है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि मच्छर क्या है, एडीज एलिप्टस है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। समाचारों में रहा मत्स्य 6000 किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है, तो ये राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT चेन्नई के द्वारा विकसित किया गया है। तो मत्स्य 6000 वाज रिसेंटली इन द न्यूज हैज बीन डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी NIOT चेन्नई। यहाँ देख सकते हैं क्या है, मत्स्य 6000, इसलिए ये समुद्र मिशन यानी समुद्र के अंदर 6000 मीटर की गहराई में जाकर उसे पता लगाना है। ठीक है, तो मत्स्य 6000 क्या है, तो भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी है। इसे राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने समुद्रयान मिशन के तहत विकसित किया है। और यह पनडुब्बी 3 लोगों को समुद्र की 6000 मीटर की गहराई तक ले जा सकती है। इसके बारे में जानते हैं कि यह पनडुब्बी क्या है, तो 80 मिलीमीटर मोटी टाइटेनियम मिश्र धातु से बना हुआ है। इसका व्यास क्या है, 2.1 मीटर, और यह 6000 मीटर की गहराई पर 600 बार दबाव को झेल सकती है। यह पनडुब्बी 12 घंटे तक काम कर सकती है और आपातकाल स्थिति में 96 घंटे तक भी टिकी अंदर रह सकती है। यह पनडुब्बी गहरे समुद्र में खनिज संसाधन की खोज करेगा, कोबाल्ट, निकेल और मैग्नीज जैसी धातुओं की भी खोज करने में मदद करेगा। गहरे समुद्र में जैव विविधता का भी अध्ययन करेगा। और पनडुब्बी जलीय उष्मा में रसायन संश्लेषी जैव विविधता और समुद्र में कम तापमान वाली मीथेन के रिसाव को भी ये पता लगाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर पहल की दूसरी वार्षिक बैठक कहाँ पे आयोजित की गई, तो ये कहाँ पे, नई दिल्ली में की गई है। कहाँ पे, नई दिल्ली में। यहाँ देख सकते हैं वेयर वाज द सेकंड एनुअल मीटिंग ऑफ द इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी यानी ICET बिटवीन इंडिया एंड द US हेल्ड रिसेंटली। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, न्यू दिल्ली। यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ICET पर भारत अमेरिका पहल की दूसरी बैठक दोनों देशों के बीच कब हुई, तो कहाँ पे, ये 17 जून 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।
यहाँ पे देख सकते हैं अजीत डोवाल है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, और ये कौन है, तो ये जैक सुलिवान है जो अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। ठीक है, और नरेंद्र मोदी सरकार के लगातार तीसरी बार शपथ लेने के बाद जैक सुलिवान भारत आने वाले अमेरिकी सरकार के पहले उच्च पदस्थ अधिकारी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में समाचारों में रही डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना किस पहल के तहत शुरू की गई है, तो इसका आंसर क्या होगा, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। डिजिटल हेल्थ प्रमोशन स्कीम रिसेंटली इन द न्यूज वाज लॉन्च्ड अंडर विच इनिशिएटिव, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली किसके लिए है, तो ये फैमिली वेलफेयर के लिए है, और किसके द्वारा, ये स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर आता है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ठीक है, नए अस्पतालों, प्रयोगशालाओं, औषधालयों और स्वास्थ्य तकनीक संगठनों द्वारा डिजिटल स्वास्थ्य को अपनाने में प्रोत्साहित करने के लिए उद्देश्य से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत अपनी प्रोत्साहन योजना का विस्तार किया है। और डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत 4 करोड़ रुपए तक का प्रोत्साहन प्रदान करती है, उसको 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा प्लेनेट 9 क्या है। प्लेनेट 9 क्या है, तो हमारे सौर मंडल के बाहरी क्षेत्र में एक काल्पनिक ग्रह है। ठीक है, ये हाइपोथेटिकल प्लेनेट इन द आउटर रीजन ऑफ आवर सोलर सिस्टम, और यहाँ पे इमेज के फॉर्मेट यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, तो ये प्लेनेट 9 है। आप जानते हैं कि टोटल अभी प्लैनेट क्या है, तो टोटल अभी 8 प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, जिसमें क्या है, तो यम को जो प्लूटो था उसको 2006 में, प्लूटो को 2006 में बाहर कर दिया गया था। ठीक है, प्लैनेट के श्रेणी से उसको बाहर किया गया था, एग्जिट कर दिया गया था। ठीक है, क्योंकि वो उसके जो इस तरह से ऑर्बिट में है, एक दूसरे के ऑर्बिट को काट रहा था। ठीक है, और ये अपना स्वतंत्र रूप से ऑर्बिट नहीं बना पा रहा था, जिस कारण से उसको हटा दिया गया था 2006 में। उसके बाद अभी क्या है, वर्तमान में 8 है, और ये 9th प्लैनेट की बात की जा रही है। प्लैनेट 9 के नाम से मशहूर यह 9वां ग्रह के बारे में वैज्ञानिक यह प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे सौर मंडल में इस रहस्यमय ग्रह का अस्तित्व है। माना जाता है कि इसका भार क्या है, तो पृथ्वी के भार से 10 गुना ज़्यादा है, और यह किसी बर्फीली सामग्री से बना हुआ है। किससे, यह बर्फीली सामग्री से बना हुआ है, जिससे नेपच्यून और यूरेनस, जिसका जैसे कि नेपच्यून और यूरेनस किसका बना हुआ है, तो यह भी बर्फीली सामग्री से बना हुआ है। इस ग्रह की वैसा ही क्रोड है जैसा इन दोनों ग्रहों की है, नेपच्यून और यूरेनस की, यानी कि अरुण और वरुण की। इन खगोलविदों का मानना है कि यह काइपर घेरे के बाहर स्थित माना जा रहा है। जो काइपर बेल्ट इस तरह से होता है सोलर सिस्टम में, जो प्लूटो क्या है, स्टैब्लिश है काइपर बेल्ट में। काइपर बेल्ट कहाँ था, जहाँ पे सोलर सिस्टम खत्म होती है उसके बाद एक काइपर बेल्ट होता है, काइपर बेल्ट के बाद भी ये सब स्थापित है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं कि विश्व सिकल सेल दिवस 2024 का विषय क्या है, तो इसका क्या है, तो प्रगति के माध्यम से आशा, वैश्विक स्तर पर सिकल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना इसका मुख्य थीम है। ऑप्शन क्या है कि होप थ्रू प्रोग्रेस एडवांसिंग सिकल सेल केयर ग्लोबली, इसका ऑप्शन है, इसका थीम हो जाएगा। वर्ल्ड सिकल सेल डे 2024 का थीम है। ठीक है, और यहाँ देख सकते हैं कि विश्व सिकल सेल दिवस कब बनाया गया, तो ये 19 जून 2024 को मनाया गया। 19 जून 2024 को मनाया गया। ठीक है, 2024 का थीम क्या था, तो प्रगति के माध्यम से आशा, वैश्विक स्तर पर सिकल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना इसका मुख्य थीम रहा है। विश्व सिकल सेल दिवस सिकल सेल रोग यानी कि इसको एसीडी भी बोलते हैं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त दिन है। कब, ये याद रखना 19 जून को। और एसीडी एक अनुवांशिक, इसको ध्यान रखना है, बार बार पूछा जाता है कि अनुवांशिक है यानी कि हेरिडेटरी है, यानी कि फादर से सन में जाता है, ट्रांसफर होते रहता है। ठीक है, जो लाल रक्त कोशिकाओं का सामान्य आकार देता है, जिससे क्रोनिक एनीमिया, अंग क्षति और दर्दनाक भी हो सकता है। यह भारत में विशेष रूप से आदिवासी आबादी के बीच में यह प्रचलित है। क्या, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, इसका कारण क्या है, तो एसीडी आमतौर पर अनुवांशिकी के कारण होता है, इसलिए यदि माता पिता में किसी को यह रोग है तो इस बात की पूरी संभावना है कि उसके बच्चे को भी यह रोग हो जाएगा। रोकथाम के लिए क्या है कि आप शादी से पहले अनुवांशिक परामर्श ले सकते हैं, और इलाज क्या है, तो जीन थेरेपी एक आशाजनक उपचार विकल्प दिया गया है, लेकिन यह पूरी तरह से भी विकास नहीं इसका हो पाया है। जागरूकता की बात करते हैं तो एसीडी को समझना और रोगियों, परिवारों और देखभाल करने वालों के लिए इससे उत्पन्न चुनौतियों को भी समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा थाईलैंड हो जाएगा। ठीक है, तो रिसेंटली विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्री टू रिकॉग्नाइज गे मैरिज, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा थाईलैंड। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा घोड़बंदर किला किस राज्य में स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। घोड़बंदर फोर्ट विच वाज इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट, ऑप्शन ए महाराष्ट्र। यहाँ देख सकते हैं घोड़बंदर किला का इतिहास जानते हैं कि इसका 1672 में पुर्तगालियों के नियंत्रण में ये था। कौन सा, घोड़बंदर किला।
और शिवाजी महाराज ने किले पर कब्जा करने के लिए कोशिश की थी लेकिन सफल नहीं हो पाए। वसई किले के अभियान के दौरान 1737 में मराठों ने किले पर कब्जा कर लिया। कहा गया है कि 250 पुर्तगाली इसमें मारे गए और मराठाओं ने 7 जहाज़ों पर कब्जा कर लिया। इसी अभियान के दौरान नागला बंदर, घोड़बंदर और धारावी के किलों पर कब्जा किया गया था और 1818 में अंग्रेजों ने इस किले पे कब्जा कर लिया था। हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ दे कि घोड़बंदर किला कहाँ पे है, तो इसको ध्यान रखना है। ये कहाँ पे? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। हाल ही में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर संवर्धन योजना यानी NFIES का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम रिसेंटली अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो जानते हैं किसके लिए होता है? तो आपराधिक फॉरेंसिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए किया जाता है, टू स्ट्रेंथन क्रिमिनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। यहाँ देख सकते हैं राष्ट्रीय फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर संवर्धन परियोजना के उद्देश्य कुछ है। इसमें हर साल 9000 छात्रों को फॉरेंसिक विज्ञान में प्रशिक्षित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और गांधीनगर में, कहाँ पे ये लोकेटेड है? गांधीनगर में, गुजरात की राजधानी गांधीनगर में स्थित राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की शाखा सारे 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित करना इसका मुख्य लक्ष्य है। और देश में केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना करना, और ये दिल्ली परिसर के मौजूदा बुनियादी ढांचे का भी ये संवर्धन करेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है कि साक्ष्यों की वैज्ञानिक और समयबद्ध जांच के जरिए एक प्रभावी आपराधिक न्याय प्रणाली स्थापित करने का ये प्रयास करेगा। ठीक है, ये प्रशिक्षित फॉरेंसिक पेशेवरों को भी शामिल करके साक्ष्यों की जांच की जाएगी इसमें। ठीक है, और देश में फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भी प्रशिक्षित लोगों की कमी है, जिसको ये लाने का प्रयास करेगा, आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। हाल ही में खबरों में रहा इंडिकोनेमा। इंडिकोनेमा क्या है? तो ये गोम्फोनेमाइड डाइटम का एक नया वंश है। क्या है? तो ये न्यू जेनम्स ऑफ गोम्फोनोमाइड डायटम्स है। डायटम्स क्या होते हैं कि उस तरह से जैसे अमीबा होते हैं, अमीबा, और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये लगभग पूरी तरह से वायुमंडल में पाए जाते हैं, पृथ्वी में भी पाए जाते हैं। और क्या करते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को क्या करते हैं? ऑब्जॉर्व करते हैं। CO2 को ऑब्जॉर्व करते हैं यानी कि वायुमंडल से हटाते हैं और धीरे धीरे क्या होते हैं? और फिर ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। और ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में, जिस कारण से जो हम लोग सांस लेते हैं उसका लगभग 20% डायटम्स के द्वारा ही ऑक्सीजन को सप्लाई किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से डायटम होते हैं। ये अमीबा के आकार का इस तरह से होता है और एल्गी के आकार का भी होता है। ठीक है, इंडिकोनामा क्या है? तो मीठे पानी के डायटम की एक नई प्रजाति है जिसे पुणे के अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने भारत के पूर्वी और पश्चिम घाटों में से खोजा है। और इस प्रजाति का नाम भारत में इसके सीमित वितरण के कारण इसको रखा गया है डायटम्स, या कहीं कहीं मौजूद है। देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है, इसकी प्रमुख विशेषता। तो इंडिकोनमा में सिर और पैर दोनों ध्रुवों पर छिद्र क्षेत्र होते हैं, यानी कि दोनों जगह पे क्या होते हैं? यहाँ पे देख सकते हैं दोनों जगह पे क्या है? छिद्र है। जबकि अन्य डायटम में केवल पैर ध्रुव पर ही होते हैं। और यहाँ देख सकते हैं इंडिकोनेमा में एक विशिष्ट वाल्व संरचना यहाँ पे इस तरह से होता है। ठीक है, और समरूपता होती है जो गोम्फेनोमाइड समूह के अन्य सदस्यों से अलग होती है। यहाँ पे देख सकते हैं इंडिकोनेमा की खोज भारत में विविध जैव भौगोलिक क्षेत्रों को उजागर करती है जो विभिन्न प्रकार के डायटम प्रजातियों का समर्थन करता है। और यह डायटम जैव भौगोलिकता और भारत की जैव विविधता को आकार देने में उनकी भूमिका को समझने के लिए चल रहे शोध के महत्व को भी रेखांकित करता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वन्यजीव विशेषज्ञों की एक टीम ने पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन की उपस्थिति का दस्तावेजीकरण किया है? तो कहाँ पे? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? असम में है, असम में। और ये चारों जो है नेशनल पार्क है, कहाँ पे? असम में है, इसको ध्यान रखना है। और नामेरी भी याद रखना है, नामेरी पूछा गया बिहार दरोगा एग्जाम में कि नामेरी नेशनल पार्क कहाँ है? तो असम में है। और औरंग भी कहाँ पे? असम में है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। रिसेंटली ए टीम ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैज डॉक्यूमेंटेड द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रिपेड सिसिलियन फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच नेशनल पार्क? काजीरंगा नेशनल पार्क, असम। सिसिलियन अंगहीन उभयचर आमतौर पर अपना अधिकांश जीवन भूमिगत या जल निकायों में बिताते हैं, जिससे यह खोज महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में, यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से ये जोंक के आकार का होता है। ठीक है, और जिससे यह खोज महत्वपूर्ण हो जाती है। काजीरंगा का 1307 वर्ग किलोमीटर का विशाल विस्तार, जिसमें बाढ़ के मैदान, आर्द्र भूमि, घास के मैदान और पहाड़ी इलाके शामिल है, विभिन्न प्रकार के उभयचर और सरीसृप के लिए एक आदर्श आवास भी प्रदान करता है। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा मुदगल किला किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पे? कर्नाटक में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक में। ठीक है, मुदगल फोर्ट विच वाज इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन कर्नाटका, ऑप्शन डी इज करेक्ट। देख सकते हैं मुदगल किला कहाँ पे? तो कर्नाटक के रायचूर जिला में। कहा? कर्नाटक के रायचूर जिला के लिंगसुगुर तालुक में स्थित है और यह 10 किलोमीटर लिंगसुगुर से दूर है।
और यह किला ऐतिहासिक महत्व भी रखता है। इसकी कहानी 1000 साल पुरानी है। इसकी कुछ बातें जानते हैं कि मुद्गल किले का संबंध कई राजवंशों से है, जैसे कि चालुक्य, राष्ट्रकूट, दक्कन सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य से जुड़ी हुई है। और बहमनी सुल्तानों के समय इस किले को बहुत प्रसिद्धि मिली थी। यह किला 14वीं और 16वीं शताब्दी के बीच में कई लड़ाइयों का भी ये गवाह रहा है। कौन सा किला? तो ये मुद्गल किला, इसको याद रखना है। इस किले को बीजापुर और विजयनगर के राजाओं ने भी शक्ति और गौरव का प्रतीक माना था और दोनों ने इसे जीतने का प्रयास भी किया था। मुद्गल किले के विशेष ऐतिहासिक विरासत और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए यह शहर जाना जाता है। यहाँ एक प्राचीन रोमन कैथोलिक चर्च भी है, जिसे 1557 से पहले जेसुइट्स ने बनवाया था। यहाँ अश्वत्थ नारायण, वेंकटेश, नरसिम्हा और द्विदेराह के प्राचीन मंदिर भी इसमें लोकेटेड है। इसको भी ध्यान रखना है। हाल ही में किस मंत्रालय ने पहला नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिंपोजियम यानी कि नैम्स 2024 लॉन्च किया है? विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिंपोजियम नैम्स 24? तो किसने लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। यहाँ देख सकते हैं कि वर्तमान में देख सकते हैं कि पहला राष्ट्रीय एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग संगोष्ठी यानी कि नैम्स 2024 में आयोजित किया गया और यह एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रौद्योगिकियों को अपनाने में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। यहाँ पे देख सकते हैं किसके द्वारा ये आयोजित किया गया था? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि मिटी के द्वारा। ठीक है, भारत के एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पारिस्थितिकी तंत्र का अवलोकन इसमें प्रदान किया जाएगा, इसका मुख्य लक्ष्य है। और इसमें कह रहा है कि स्वदेशी रूप से विकसित एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग मशीन का भी अनावरण किया गया और यह संगोष्ठी 2022 में शुरू की गई। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य क्या है कि विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक विकास करना, नवाचार और विकास के लिए इसका उपयोग लाभ उठाना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर सोगा 2024 का जारी किया है? किसने किया है? तो ये स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान यानी कि हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूशन के द्वारा किया गया था। रिसेंटली रिलीज किया गया स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 रिपोर्ट। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि हाल ही में अमेरिका स्थित शोध संगठन क्या है? स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान यानी हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट है, ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट के 5वां संस्करण को जारी किया है। और इसके बारे में जानते हैं कि ये सोगा रिपोर्ट क्या है? एक शोध और आउटरीच पहल है जिसका उद्देश्य है कि वैश्विक स्तर पर वायु गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी और उसके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में सटीक, सार्थक और नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराना। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा? हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है बस। और यह 1990 से वर्ष 2021 तक महीन कणकीय पदार्थ यानी कि पार्टिकुलेट मैटर, एयर पार्टिकुलेट मैटर 2.5, ओजोन और पहली बार नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को भी इसमें शामिल किया गया है एयर पॉल्यूटेंट के रूप में। ठीक है, और इसके बारे में हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में भी जानकारी प्रदान करता है। इसके बारे में जानते हैं क्या है? तो यह एक गैर लाभकारी निगम है यानी कि नॉन प्रॉफिट कॉर्पोरेशन है, जिसे वर्ष 1980 में वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य प्रभावों पर उच्च गुणवत्ता, निष्पक्ष और प्रासंगिक विज्ञान प्रदान करने के लिए एक स्वतंत्र अनुसंधान संगठन के रूप में इसे नियुक्त किया गया था। और यह एक स्वतंत्र वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान है, इसको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं कि रुआंग ज्वालामुखी जो हाल ही में विस्फोट के कारण खबरों में रहा, यह किस देश में स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है ये इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में ये भूकंप देखने को मिला था, ज्वालामुखी देखने को मिला था। कहाँ पे? रुआंग ज्वालामुखी, याद रखना है इंडोनेशिया। यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे विस्फोट देखने को मिला था। और इंडोनेशिया कहाँ? तो उत्तरी सुलावेसी प्रांत में स्थित माउंट रुआंगे। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो इंडोनेशिया में भूकंप इस तरह से ज्वालामुखी आते हैं पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखना है। तो माउंट रुआंग में 16 अप्रैल 2024 को रात को प्रथम ज्वालामुखी विस्फोट होता है, जबकि 17 अप्रैल को इस क्षेत्र में लगातार 4 विस्फोट देखने को मिलता है। ज्वालामुखी विस्फोट की इस घटना से आसमान में धुएं और राख के भी बादल छा गए, जिस तरह से यहाँ पे ज्वालामुखी में देखने को मिलता है। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हजारों लोगों को यहाँ पे विस्थापित किया गया और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह विस्फोट उत्तरी सुलावेसी प्रांत में है जो कई बार देखने को मिला है। और इसमें कई लोगों को, जैसे कि लगभग इसमें 11,000 लोगों को इसमें यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पलावित किया गया था, इसमें ट्रांसफर किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीजा सुविधा की घोषणा किया है? तो ये बांग्लादेश के लिए। किसके? बांग्लादेश के लिए। रिसेंटली इंडिया अनाउंस्ड मेडिकल ई वीजा फैसिलिटी फॉर द सिटीजन्स ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन ए इज करेक्ट, बांग्लादेश हो जाएगा। यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कि उस समय शेख हसीना थी, जब ये बांग्लादेश की उस समय प्रधानमंत्री थी। अभी वहाँ पे आर्मी का शासन हो गया है। ठीक है, तो 22 जून को राष्ट्रीय राजधानी में 2 प्रतिनिधि मंडलों के बीच एक बैठक हुआ था, जिसमें नरेंद्र मोदी और शेख हसीना वहाँ पे भाग लिए थे। और इसी में बताया गया था कि ई मेडिकल वीजा बांग्लादेश को भारत अब प्रोवाइड करेगा। ठीक है, उन लोगों के लिए जो भारत में चिकित्सा उपचार के लिए आ रहे हैं। भारत बांग्लादेश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के लोगों के लिए सेवाओं को सुगम बनाने के लिए कहाँ पे? रांगपुर बांग्लादेश में एक नया वाणिज्य दूतावास भी खोलेगा, यानी कॉमर्शियल क्या एम्बेसडी खोलेगा। कहाँ पे? बांग्लादेश के रांगपुर में।
तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत के लिए 2 कांस्य पदक किसने जीता था? तो ये धीरज बोमदेवरा ने जीता था। ये चारों खिलाड़ी हैं जो कौन से खेल से जुड़े हुए हैं, तो ध्यान रखना है ये सारे ये तीरंदाजी से जुड़े हुए हैं, तीरंदाजी से यानी आर्चरी से जुड़े हुए हैं, इसको ध्यान रखना है। और ये दोनों ने ये चारों ये कह रहा है क्या, तो भारत के लिए 2 कांस्य पदक जीता है किसने? धीरज बोमदेवरा ने तीरंदाजी विश्व कप 2024 में, इसको ध्यान रखना है। और अभिषेक वर्मा के बारे में पूछ सकता है कौन से खेल से संबंधित है, तो हो सकता है तीरंदाजी। परवीन जाधव भी तीरंदाजी और लिम्बाराम तीरंदाजी में, और इसे पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था, ठीक है, तीरंदाजी में लिम्बाराम को। देख सकते हैं कि भारतीय पुरुष रिकर्व टीम ने पहली बार विश्व चैंपियन इसको दक्षिण कोरियाई को, देखिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि तीरंदाजी विश्व कप के चरण में पहली बार है जो विश्व चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराया था तीरंदाजी विश्व कप चरण 1 में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतकर, ठीक है। इस स्वर्ण पदक ने तीरंदाजी विश्व कप में पुरुषों की रिकर्व टीम स्पर्धा में 14 साल के स्वर्ण पदक के लंबे अंतराल के बाद इसको समाप्त किया और ये जीत गया था। भारत ने कहाँ पे? संघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप चरण 1 में 8 पदक जीता, जिसमें 5 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य के साथ अपनी शानदार पारी की समाप्ति की। और यह तीरंदाजी विश्व कप के किसी एक संस्करण में भारत की सर्वोच्च पदक तालिका है। कितना जीता है? तो याद रखना है 8 जीता है। भारत ने संघाई प्रतियोगिता के लिए 16 सदस्यीय तीरंदाजी टीम भेजी थी, जिसमें 8 पुरुष और 8 महिला खिलाड़ी इसमें शामिल था। याद रखना है कि धीरज बोमदेवरा, तरुणदीप राय, परवीन जाधव, ये सब सारे क्या है, किससे जुड़े हुए हैं? तो सारे तीरंदाजी से जुड़े हुए हैं। और इसकी भारतीय पुरुष रिकर्व टीम ने फाइनल में विश्व की नंबर 1 रैंकिंग वाली दक्षिण कोरिया टीम को हराया था। आपको ध्यान रखना है किसको हराया था? दक्षिण कोरिया टीम को हराया था, ठीक है। विश्व तीरंदाजी पुरुषों और महिलाओं की तीरंदाजी का वैश्विक शासी निकाय है। यहाँ ध्यान रखना है कि विश्व तीरंदाजी की स्थापना कब होती है? 1931 में होती है। ये दुनिया भर में तीरंदाजी खेल को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए की गई थी, और इसमें टोटल 168 देश शामिल किया गया है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो लुसाने, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। कहाँ पे? मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या है? तो इसका विषय क्या है कि चलो आगे बढ़ें और जश्न मनाएं, यानी कि लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट इसका मुख्य थीम है। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक डे 2024? तो लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। और ये कहाँ पे आयोजित की गई थी? तो अभी हाल ही में पेरिस में समाप्त हुआ है। देख सकते हैं ओलंपिक दिवस के विचार का श्रेय किसने दिया था? चेकोस्लोवाकिया के डॉक्टर जोसेफ ग्रस को दिया जाता है। और 1947 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 41वें सत्र में डॉक्टर ग्रस ने ओलंपिक विचार को बढ़ावा देने के लिए 23 जून को ओलंपिक दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा था। किसने? ये ग्रस ने दिया था। 1948 में स्विट्जरलैंड के सेंट मारिज में हुई अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 42वें सत्र ने प्रस्ताव को मंजूरी दी और पहला ओलंपिक दिवस 23 जून 1948 को मनाया गया। 23 जून का महत्व जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब होती है? 23 जून 1894 को होती है, ठीक है। ये पेरिस फ्रांस में की गई थी। आधुनिक ओलंपिक के पुनरुद्धार का श्रेय फ्रांस के पियरे डी कॉर्बटिन को दिया जाता है। फ्रांस के पियरे डी कॉर्बटिन को दिया जाता है। पियरे डी कॉर्बटिन को आधुनिक ओलंपिक का जनक भी माना जाता है, इसको भी ध्यान रखना है। पियरे डी कॉर्बटिन कौन है? तो आधुनिक ओलंपिक का जनक यानी फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक है, ठीक है। और पहला आधुनिक ओलंपिक कब हुआ था? 1896 में यूनान की राजधानी एथेंस में किया गया था। 2024 ओलंपिक दिवस का विषय जानते हैं क्या है? तो इसका थीम है चलो चले और जश्न मनाए, यानी लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अनुसार इस विषय का उद्देश्य लोगों को सक्रिय होने और खेल के माध्यम से जुड़ा महसूस करने के लिए इसमें प्रोत्साहित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि खालूवार युद्ध स्मारक संग्रहालय जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, यह भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो कहाँ पे? ये लद्दाख में है, लद्दाख में है। खालूवार वार मेमोरियल म्यूजियम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच रीजन? तो लद्दाख में ये लोकेटेड है। यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, तो ये इंडियन आर्मी ओपन खालूवार वार मेमोरियल टू टूरिस्ट इन लद्दाख, यहाँ पे लद्दाख में टूरिस्टों के लिए खोला गया है। कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि स्वरूप भारतीय सेना में लद्दाख में लद्दाख में खालूवार युद्ध स्मारक को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। और देश इस वर्ष 26 जुलाई को, कब? 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। और यह उद्घाटन समारोह फॉर एवर इन ऑपरेशंस, जो वैसे सैनिकों के लिए जो हमेशा ऑपरेशंस में रहे उनके यादगार में बनाया गया है, ठीक है। प्रसिद्ध आर्यन घाटी में, कहाँ पे? आर्यन घाटी में स्थित यह स्मारक है उन सैनिकों की बहादुरी और बलिदान की याद दिलाता है जिन्होंने घाटी को फिर से हासिल करने के लिए लड़ाई लड़ी थी। कारगिल युद्ध के दौरान दुश्मन सेना ने सीमा के पास स्थित खालूवार घाटी पर कब्जा कर लिया था। कैप्टन मनोज पांडे सहित भारतीय सैनिकों के वीरतापूर्ण प्रयासों से इस क्षेत्र पर पुनः कब्जा कर लिया गया। इन बहादुर सैनिकों के साहसपूर्ण कार्य खालूवार युद्ध स्मारक में अमर है। स्थानीय पुरुषों और महिलाओं ने भी इस लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कारगिल विजय दिवस से पूर्व के समारोह के अंतर्गत ब्रिगेडियर ओपी यादव, ठीक है, वो सेवानिवृत्त के नेतृत्व में संघर्ष स्थल तक यात्रा भी आयोजित की गई थी। किसके नेतृत्व में? तो ब्रिगेडियर ओपी यादव के नेतृत्व में किया गया था।
तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने सेट नंबर 2 का डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है। यदि आप इसका बुक पाना चाहते हैं तो आपको मार्केट में अवेलेबल है, उससे आप वहां से जाकर खरीद सकते हैं। और जैसा हमने बताया, आपको पीडीएफ भी टेलीग्राम पे उपलब्ध हो जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल एडुटेरिया का ज्वाइन करके वहां से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।